नमस्कार, मैं अभिषेक चंद्रा अब आपके साथ सिटी पोस्ट पर बिहार की राजनीति से सबसे बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन अब से कुछ मिनटों के बाद बंद भी होने वाला है। जिस तरीके से हमने आपको हाल फिलहाल में बताया कि सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि जेडीयू और बीजेपी में सीट शेयरिंग को लेके क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। सबसे पहले मीडिया हाउस के तौर पे हमने ही आपको बताया था कि बिहार में जो कुल 243 सीट्स हैं उसमें 122 सीट पर जेडीयू और 121 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी ने जानबूझकर जेडीयू को एक सीट देकर कहीं ना कहीं बड़े भाई के रूप में नीतीश कुमार को माना है बिहार के क्रम में। ये सबसे पहले खबर हमने ही आपको बताई थी और हमारी इस खबर का अक्षरशः जिसे कहते हैं हर एक शब्द सत्य हुआ है, सही हुआ है। इस बात को भाजपा ने भी माना है कि वो अपने 121 सीटों के कोटे से जो है वो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को जेडीयू एडजस्ट कर रही है और भाजपा जो है वो वीआईपी सीट जो मुकेश सहनी है उनको अकोमोडेट कर रही है। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव तौर पे स्टूडियो में मौजूद हैं अभिषेक झा। अभिषेक झा बिहार की राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये जेडीयू के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं और हम इनसे ही समझेंगे वैसे कुछ मुद्दों को लेकर के जो कि हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं बिहार में सुर्खियां रह रही हैं। सबसे पहले अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। 115 सीटों पर जेडीयू आपकी पार्टी ने लड़ने का निर्णय लिया है, कितना उचित है ये निर्णय? एकदम उचित है। जब आप गठबंधन में होते हैं और गठबंधन में बहुत सारे दल होते हैं तो सबके हितों का ख्याल रखते हुए आपसी सामंजस्य बनाते हुए निर्णय लेना होता है और उसी के तहत सभी शीर्ष नेताओं ने बैठकर यह निर्णय लिया है। बहुत ही उचित है, बहुत ही सटीक है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिहार की जनता आगामी विधानसभा के चुनाव में एनडीए को 3/4 बहुमत देकर जिताएगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। आप लोगों को की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो कहीं ना कहीं पूरी जो नज़र होते आ रही है बिहार में जो है आप ही लोग बड़े भाई हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपने देखा है कि जो विगत विधानसभा से पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जेडीयू के 2 एमपी थे और बीजेपी के 22 एमपी थे, लेकिन फिर भी 17 सीटों का बंटवारा हुआ था। तो सामंजस्य बनाने की बात होती है। और जहां तक सवाल है बड़े भाई का, आपने देखा है कि 1996 से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का संबंध रहा है और नीतीश कुमार जी ने इस एनडीए के गठबंधन को हमेशा ही लीड किया है। बिहार की जनता का विश्वास है नीतीश कुमार जी के चेहरे में और नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता के रूप में जाने जाते हैं। नहीं, एक चूंकि कुछ बातें हैं जो कि लगातार विवाद में भी आ रही है। एक तो पहले जो जिस तरीके से दुखद मृत्यु रघुवंश प्रसाद सिंह जी की हो गई, उस समय भी उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो सार्वजनिक तौर पे लिखा था अपने नेतृत्व को। उसमें बहुत सारी बातों को लेकर उन्होंने असंतुष्टि जताई थी जो निर्णय लिए जा रहे हैं। पहले तो चूँकि वो उनकी अपने हैंड राइटिंग में था, हमने उस चिट्ठी को देखा भी था, उसमें वो उन्होंने साइड में भी लिखा था अपनी हैंड राइटिंग में। तो बताया उस वक्त बजा रहा था कि वो रामा सिंह के आरजेडी में एंट्री से नाखुश थे। अब इन खबरों की पुष्टि हो गई है कि उन्हें टिकट आरजेडी ने दिया है। इसे जेडीयू कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, रघुवंश बाबू को एक प्रखर समाजवादी नेता के रूप में पूरा देश जानता है और विभिन्न राजनीतिक दल उनका बड़ा सम्मान करते हैं। आपने ठीक कहा कि जब रामा सिंह जी की एंट्री की बात हो रही थी उस वक्त उन्होंने पार्टी के पद से इस्तीफा दिया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो, और बाद में जिस तरह का घटनाक्रम होता रहा उन्हें नज़रअंदाज किया गया, उनकी बेइज्जती की गई पार्टी के अंदर, पार्टी के नेताओं के द्वारा। आपने देखा कि तेज प्रताप यादव जी ने भी किस तरह से उन्हें एक लोटा पानी तक कह के संबोधित कर दिया, उससे उनका कंपैरिजन कर दिया। तो इन सारी परिस्थितियों में काफी कद गिराने की कोशिश की उन्होंने। कद गिरा नहीं, हालांकि कद गिराने की कोशिश की गई और तब जब उनका देहांत हो गया तो वो कितने आहत थे। उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, मीडिया के पटल पर भी वह बात है और उनका परिवार इस बात से कितना आहत था कि हम लोगों ने देखा कि उनके पार्थिव शरीर को राजद कार्यालय तक नहीं आने दिया गया। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, उसके बावजूद ये लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और सहानुभूति का एक नाटक आरजेडी के नेताओं की तरफ से किया गया। लेकिन अंतिम में आपने आज परिणाम देख लिया ना कि किस तरह रात के अंधेरे में चोरी छुपके रामा सिंह जी की एंट्री होती है राजद में और उनकी पत्नी को टिकट दिया जाता है। देखिए, मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूँ किसी पर, लेकिन मैं इस बात को बस दोहराना चाहता हूँ कि आरजेडी एक ऐसी पार्टी है जिसमें राजनीतिक सुचिता तो है ही नहीं।
उसके तो कभी ये लोग परिचायक नहीं रहे हैं। लेकिन रघुवंश बाबू की जिस तरह से उन्होंने बेइज्जती की है, तो आखिर उनके जाने के बाद भी रामा सिंह की एंट्री कराकर किस तरह की श्रद्धांजलि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने उन्हें दी? ठीक है, आपका ये सवाल है। इस चीज़ को हम आगे भी रखेंगे कि अभिषेक जो कह रहे हैं कि आखिर ये किस तरह की श्रद्धांजलि जो है उन नेताओं को दी जा रही है। इसके अलावा एक जो ये आ रहा है कि राजवल्लभ यादव की पत्नी को भी आरजेडी ने टिकट दिया है। ये इसे आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी इस पर क्या रिएक्शन? अच्छा, यह कौन सी नई बात है उन लोगों के लिए? आपने तो देखा है हमेशा कि जो भी लोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं या इस तरह के बाहुबली होते हैं, उन लोगों को ये लोग टिकट देते हैं। राजवल्लभ यादव जी किस केस में है या पूरा बिहार और पूरा देश जानता है। उनकी पत्नी को टिकट देना, अरुण यादव जी की पत्नी को टिकट देना, शहाबुद्दीन जी की पत्नी को टिकट देना, अब रामा सिंह जी की पत्नी को भी टिकट देना, तो यह सब कौन सी नई बात है आरजेडी के लिए? ये लोग तो इसमें गर्व महसूस करते हैं और कीचड़ उछालते हैं किसी और पर। तो सूरज को रोशनी दिखाने चले हैं ये लोग और अपनी कालकोठरी को देख ही नहीं रहे हैं। ये कुछ उसी तरह का है। खैर, आने वाले चुनाव में जनता निश्चित रूप से इन्हें सबक सिखाएगी कि इस तरह से अगर आप टिकट का वितरण करते हैं, दागी लोगों को अगर आप टिकट देते हैं, तो यह कहीं से भी उचित नहीं। कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीट उन्होंने नहीं दे रही है, 70 देकर के। देखिए, चूंकि ये महागठबंधन का मामला है तो इस पर क्या कहना कि उन लोगों ने क्यों सीट दी, क्यों नहीं दी। कांग्रेस पार्टी के बारे में बस यही है, कहने को तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन बिहार में उनका जनाधार कैसा है, उनके नेता कैसे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इतनी मजबूरी है उन लोगों की कि राजद हमेशा दुलत्ती मारने के लिए तैयार रहता है कांग्रेस को। आपने देखा था कि किस दबाव में महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ था और फिर भी कांग्रेस आरजेडी का पिछलग्गू बन के चलने को तैयार है, या यूँ कह लीजिए कि बिहार में मजबूर है। वाम दलों को 29 सीट, वाम दलों की एंट्री महागठबंधन में अंत में हुई और 29 सीटें दी गई। अब इस पर तो चूंकि उनका आंतरिक मामला, इस पर हमारा क्या कहना, लेकिन ओवरऑल हम जानते हैं कि महागठबंधन, क्योंकि सो कॉल्ड महागठबंधन नहीं है, इतने सारे दल महागठबंधन से बाहर निकल गए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम हो, या मुकेश सहनी जी की पार्टी, सब लोग हमारी तरफ चले आए, ये सभी लोग निकल गए वहाँ से। तो ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें ना गांठ है, न ये महा है और ना ही ये कोई बंधन है। चलते चलते आखिरी सवाल अभिषेक आपसे करूँगा। हालांकि मुझे लगता है कि आप थोड़े उस स्तर पे नहीं डिसाइडिंग फैक्टर होंगे, फिर भी जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ा है, इसमें कोई त्वरित टिप्पणी आपकी? क्या अगर कल को बात करने की गुंजाइश होती है तो आप लोग करेंगे, या फिर ऐसे यही व्यवस्था जो है? भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी जी ने, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने साफ स्पष्ट किया है, मैं उनकी बात को दोहराता हूं, कि जो भी दल बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेगा वह एनडीए का पार्ट नहीं है। ठीक है, मैंने इसी सवाल को और पोस्ट इलेक्शन अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो? देखिए, पोस्ट इलेक्शन की तो बात ही नहीं है। जब साफ साफ कह दिया गया कि वो एनडीए के पार्ट नहीं है और एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व भारी बहुमत से जीतेगा, तो ये कोई फैक्टर है ही नहीं कि हम पोस्ट इलेक्शन के बारे में इस बारे में सोचें। कोई मामला ही नहीं। तो ये अभिषेक झा थे हमारे साथ, हमारे स्टूडियो से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे। स्टूडियो इंटरव्यू में अभिषेक ये कह रहे हैं कि जेडीयू ने अपना स्टैंड बहुत ही क्लियर कर लिया है और जिस तरीके से आरजेडी ने कंट्रोवर्शियल लोगों को, विवादास्पद लोगों को टिकट देना जो है वो, या उनके परिवार की बात करें, अगर सीधा सीधा कैंडिडेट्स की बात ना भी करें तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है। पटना से अभिषेक चंद्रा, सिटी पोस्ट।